आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने सोशल साइंस को। और सोशल साइंस में भी हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले अपने हिस्ट्री को। और हिस्ट्री में चैप्टर नंबर आपका 1 आज से शुरू होने वाला है। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए ज़रा ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि यहीं से हमारा हिस्ट्री जो है वो शुरुआत हो रहा है। और यदि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको यदि इस चैप्टर में कन्फ्यूजन लगा रह गया तो फिर पूरा हिस्ट्री आपको जो है ना समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर आपका आज शुरुआत होने वाला है वो आपका चैप्टर इसी चैप्टर के साथ आपका ये बुक बेसिकली स्टार्ट होता है ना। तो हम ये मान कर चलेंगे कि आप इस चैप्टर को बहुत सावधानी पूर्वक समझेंगे। जब आप समझ रहे होंगे तो सारा कुछ आपके हाथ में जो भी है, पेन पेंसिल जो भी है, सब कुछ आप अपने बैग में रखिए। बस आपके सामने आपका NCERT बुक खुला हुआ रहना चाहिए। ठीक है, और ऑफलाइन वाले बच्चे आपके पास नोट्स है मेरे द्वारा दिया गया, तो आपके सामने नोट्स रहना चाहिए। और ऑनलाइन वाले बच्चे जो देख रहे हैं, आप प्लीज़ अपने सामने NCERT बुक को जरूर खोल के रखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे क्लास 9th का। क्लास 9th में आपने हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेसिकली किस कंट्री के ऊपर बात किया गया था? फ्रांस के ऊपर। फ्रांस के ऊपर बात किया गया। और फ्रांस आता है किस कॉन्टिनेंट के अंदर? यूरोप के अंदर। यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले ये आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि यूरोप कोई कंट्री नहीं है, बल्कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। और चूंकि यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है तो उस कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा बहुत ही छोटा छोटा कंट्री है। फॉर एग्जांपल फ्रांस, जर्मनी, इटली, है ना, ये ऑस्ट्रिया, ये सब का सब हमारा यूरोप के अंदर आता है। तो जो आपने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, यानी कि उस कंट्री बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन में बात होता है फ्रांस के बारे में। वो फ्रांस हमारा बिलोंग करता है यूरोप कंटिनेंट से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि इस चैप्टर में हम पूरे के पूरे यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। और चूंकि पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि इसमें हमको फ्रांस के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, है ना, ऑस्ट्रिया के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, ब्रिटेन के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, है ना, अलग अलग कंट्री उसके अंदर जो भी हैं उन सभी के बारे में पढ़ने को मिलेगा हमको। तो अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यूरोप हमारा एक बेसिकली कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा अलग अलग प्रकार के कंट्री है। अब जरा समझिए इस चैप्टर के मतलब को, क्योंकि यदि ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा, एक तरीके से हलवा हो जाएगा। फिर देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे समझिए, इस चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ने वाले क्या है, समझिएगा ध्यान से जो बताने वाले हैं। इसको समझाने से पहले ना हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे अपने भारत इंडिया का। ठीक है, जरा समझिए ध्यान से। आपको मालूम है कि हमारे भारत पे लगभग, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ों को, कहानी की तरह समझा रहे हैं हम। ठीक है, आपको मालूम है कि भारत के ऊपर लगभग अंग्रेजों ने 200 साल तक कंट्रोल किया, राज किया, सारा कुछ वो लोग लूट पाट के चले गए। बाद में फिर हमको समझ में आया कि भाई ये ब्रिटिशर्स तो बाहर के देश के हैं, ये बाहर के देश से आके हमारे ही कंट्री के ऊपर रूल करके हम ही को मार पीट के हमारा ही सामान लेके चला गया। यानी कि 200 साल तक जब अंग्रेजों ने रूल किया तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, शुरुआत में हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक समय हमारे भारत में ऐसा भी आया होगा ना, जिस समय कि हमको लगने लगा होगा कि हम और ज़्यादा अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सह सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने आते हैं गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर हमारे सामने आते हैं। वो सब के सब अपने 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 पोटेंशियल से अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगाने में काम करते हैं बेसिकली। तो जाके बेसिकली हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक राज किया तो एक समय भारत के लोगों के दिल में ये भी बात आया होगा कि भाई अब अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहिए, अब हमको अपना देश भारत आज़ाद चाहिए, है ना। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे गांधी जी का था। हम लोग पढ़ेंगे, वो भी चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर आपका
बेसिकली नेशनलिज्म इन इंडिया एक नाम है आपका, हिस्ट्री में ही है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको लिए घबराना नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे थे कि पहले भारत था गुलाम अंग्रेज़ों का, बाद में वो बन गया आज़ाद कंट्री। उसी प्रकार से पहले पूरे यूरोप में ना राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था। समझिएगा, ये चैप्टर का बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं, यदि आप समझ गए तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। पहले यूरोप में, पूरे के पूरे यूरोप में चलता था सिस्टम राजा महाराजा वाला। इसका मतलब ये होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, ठीक है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लुइस 16 राजा बन गया था उसके पिताजी के मरने के बाद, है कि नहीं। फ्रांस में हमने पढ़ा ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो लुइस 16 राजा बन गया था, उसके पिताजी जैसे मर गए होंगे या फिर उसके पिताजी ने अपने बेटा को ही राजा बना दिया गया होगा। तो यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पूरे यूरोप के बारे में, उस समय पे यूरोप में राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था। यानी कि पूरे के पूरे यूरोप को जो है ना अलग अलग प्रकार के राजा लोग कंट्रोल करते थे, ठीक है। भाई ये एरिया हमारा है, हम कंट्रोल करेंगे, ये एरिया हमारा है, हम कंट्रोल करेंगे। हाँ, यानी कि सभी जगह का राजा जो था अलग अलग था, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं, देखिए हम इसमें ये पढ़ेंगे कि पूरे यूरोप में राजा महाराजा वाला सिस्टम कैसे ख़त्म हुआ, और जब राजा लोग वहाँ पे रूल करते थे ना, तो उनका रूल करने का तरीका बहुत ही घटिया हुआ करता था। अच्छा, क्या राजा अपना कभी भी अपना भलाई वो ना चाह के बल्कि लोगों का भलाई चाहेगा? आपको लगता है कभी ऐसा? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि राजा लोग जो रूल करते थे वो बहुत ही गंदे तरीके से पूरे यूरोप में रूल करते थे, और उनका जो रूल करने का तरीका था वो लोगों को पसंद नहीं आता था। तो लोगों ने अब ठान लिया, पूरे यूरोप के लोगों ने बेसिकली ठान लिया था कि अब हमको जो है ना ये राजा वाला सिस्टम ख़त्म करना है, और हमको चाहिए क्या? डेमोक्रेसी। और याद कीजिए, सबसे इस दुनिया में सबसे पहला कंट्री कौन बना जिसने डेमोक्रेसी को हासिल किया? फ्रांस कंट्री बना हमारा। कहाँ से जानते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर से जानते हैं, क्लास 9 से। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, है ना। जब फ्रांस में डेमोक्रेसी आया तो फ्रांस को देख देख के बगल बगल वाले कंट्री को भी ये अनुभव होने लगा कि भाई जब फ्रांस इतना अच्छा कंट्री बन सकता है, वो मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके, यानी कि राजा वाला सिस्टम को ख़त्म करके डेमोक्रेसी ला सकता है, तो बगल बगल वाले कंट्री को भी लगा कि भाई हमारे यहाँ पे ये सिस्टम क्यों नहीं आ सकता। तो समझिएगा, पूरे यूरोप को बदलने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन जाता है किसको? नहीं, फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस में मोनार्की वाला सिस्टम को हटा के ला दिया गया था वहाँ पे डेमोक्रेसी। तो बाकी सब कंट्री को भी लगने लगा था, यूरोप के बाकी सारे कंट्री को भी लगने लगा था कि भाई हमको भी चाहिए डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक बढ़िया सिस्टम, है ना, जहाँ पे राजा रूल नहीं करेगा बल्कि वो रूल करेगा जो कि लोग उसको वोट देके चुनेंगे। भाई वोटिंग, जो लीडर बनेगा वो रूल करेगा। तो बाकी कंट्री को भी लगने लगा कि भाई हमको भी सिस्टम यहाँ पे जो है ना फ्रांस वाला ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जो है पूरे यूरोप में लोगों के अंदर ये भावना फैल चुका था कि हमको भी सिस्टम चाहिए फ्रांस के जैसा। तो अब यहाँ पे पूरे लोग ये चाह रहे हैं कि पूरे यूरोप से राजा महाराजा वाला सिस्टम ख़त्म करना है और यहाँ पे लेकर आना है डेमोक्रेसी। लेकिन मोनार्की सिस्टम कैसे ख़त्म हुआ? मोनार्की मतलब कौन सा सिस्टम? राजा महाराजा वाला। मोनार्की सिस्टम कैसे ख़त्म हुआ, कैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी आया, यही इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, नेशनलिज्म का मतलब मालूम है क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है देश प्रेम, देशभक्ति, देश से लगाव। और देश से लगाव का मतलब है कि आप अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश की भलाई के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि आपके अंदर नेशनलिज्म की भावना है। सपोज मान लीजिए कि यदि हम अपने देश में, सपोज कीजिए कि इंडिया में हम यदि हज़ार बच्चे को भी फ्री में पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने देश की भलाई कर रहे हैं। और भलाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको अपने देश से प्यार है, यानी कि कहीं ना कहीं हमको मेरे अंदर देश प्रेम का भावना है। इसका मतलब हो गया कि नेशनलिज्म का सिंपल सा मतलब समझिए, नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश से प्यार करना, अपने देश से लगाव रखना, देशभक्ति हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। और यदि इस देशभक्ति के बीच में कोई आके हमारे देशभक्ति को ख़त्म करना चाहेगा तो क्या उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। तो वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक लाइन में यदि हम यहाँ पे बताना चाहें तो हम ये बता सकते हैं इस चैप्टर को लेकर कि भाई पहले पूरे यूरोप में सिस्टम था मोनार्की वाला, उसको हटा के जो लोग हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी लाना चाहता है,
और लोगों को डेमोक्रेसी क्यों पसंद है, क्योंकि उनको जो है ना आइडिया मिल चुका था फ्रांस से। उनको लग गया था कि भाई फ्रांस जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, आपको मालूम है, तो उनको लगने लगा था बाकी सब कंट्री को भी, जब फ्रांस ऐसा सिस्टम ला सकता है तो हम अपने अपने कंट्री में क्यों नहीं ला सकते हैं। तो हर कंट्री को लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे और उनको लगने लगा था कि पूरी तरीके से हमको मोनार्की हटाना है और डेमोक्रेसी लेकर आना है। लेकिन आया कैसे, कैसे आया डेमोक्रेसी, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करें अब। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको मिल गया बहुत ही अच्छा तगड़ा। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को। चलिए अब हमको लगता है आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर जो है ना आपका एक पिक्चर से स्टार्ट होता है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिए, इसीलिए हमने आपको कहा था कि अभी फिलहाल आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक को रखिए, ठीक है। ये चैप्टर आपका एक पिक्चर के साथ स्टार्ट होता है और उसी पिक्चर के बारे में पहले जो है आपका यहाँ पे बताया गया है। ज़रा समझिएगा वो पिक्चर क्या कहना चाह रहा है। देखिए लिखा हुआ है उस पिक्चर के बारे में, इन 1848। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789 में। ये बात कब का हो रहा है? 1848 का। इसका मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं धीरे धीरे कि भाई हमको भी मोनार्की सिस्टम खत्म करके डेमोक्रेसी लाना है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कब का? 1848 का। समझिए आप जरा ध्यान से, एकदम गौर से, सब चीज़ों को छोड़ छाड़ दीजिए, एकदम आराम से सुन के, एकदम बैठ के पहले चुपचाप सुनिए बहुत शांति से। लिखा हुआ है, in 1848, Frederic Soriot was a French artist who prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic। देखिए 1848 का बात हो रहा है। यहाँ पे एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, मतलब कि एक फ्रांस का आर्टिस्ट है। फ्रेंच मतलब वो लोग जो कि फ्रांस में रहते हैं, जिस प्रकार से इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी कहते हैं, उसी प्रकार से फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो रहा है 1848 का। उस समय पे एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे, उनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। वो क्या करते हैं ना, उनको एक दिन रात में सपना आता है, समझिएगा ध्यान से, उनको एक दिन रात में सपना आता है और वो सपना में ये देखते हैं कि हमारा जो पूरा यूरोप है वो कैसा होना चाहिए। मतलब कि वो रात में एक दिन सोए हुए रहते हैं और चूंकि वो आर्टिस्ट है तो उनको रात में एक दिन सपना आता है कि भाई हमारा जो है ना यूरोप कैसा होना चाहिए, यानी कि यूरोप में कैसा कैसा सिस्टम होना चाहिए। और चूंकि ये आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट का काम क्या होता है, अपने भावनाओं को पिक्चर के रूप में प्रेजेंट कर देना, है कि नहीं। आर्टिस्ट का काम क्या होता है? आर्टिस्ट का काम होता है कि जो उसके अंदर चल रहा है, जो उसके माइंड में चल रहा है, उसको वो एक पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं बेसिकली। तो इनको लगा ना कि भाई जो हमने सपना में देखा, यानी कि जो हमको सपना आया कि यूरोप कैसा होना चाहिए, क्यों ना उस सपने को हम एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि क्यों ना उस ड्रीम को हम क्यों ना एक पिक्चर के रूप में दर्शा दें। तो वो क्या करते हैं, अपने सपने में जो उन्होंने देखा कि यूरोप हमारा कैसा होना चाहिए, उस ड्रीम को वो अपने 4 पिक्चर बनाते हैं उस ड्रीम का। यानी कि जो जो उन्होंने अपने सपने में देखा उन सारे चीज़ों को वो 4 डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। और 4 डायग्राम में से एक डायग्राम आपके बुक में दिया गया है, यानी कि एक पिक्चर दिया गया है। उसी पिक्चर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन ये ड्रीम क्या देखते हैं? ये ड्रीम देखते हैं ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मतलब कि ये सपना देखते हैं कि हमारा जो यूरोप है ना वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर डेमोक्रेसी होना चाहिए प्लस सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। सोशल रिपब्लिक का मतलब क्या है? समाज में रहने वाले लोगों को हर प्रकार का फ्रीडम मिले। तो सिंपल लैंग्वेज में और यदि एक लाइन में यदि हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच आर्टिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो, वो एक दिन सोए रहते हैं, वो सपना में देखते हैं कि हमारा यूरोप कैसा होना चाहिए। और उसी सपने को जो उन्होंने अपने सपने में देखा था, उस सपने को उन्होंने अपने 4 पिक्चर के द्वारा, यानी कि 4 पिक्चर वो बनाते हैं जो उन्होंने सपना देखा था। और बेसिकली सपना किस चीज़ के बारे में था? डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के बारे में। यानी कि वो बताते हैं कि हमारा, यानी कि उन्होंने सपना देखा कि हमारा यूरोप कैसा होना चाहिए। बेसिकली उन्होंने अपने सपने में ये देखा कि हमारे यूरोप में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी आना चाहिए, लोगों को आज़ादी मिलना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली 4 प्रिंट बनाया अपना, यानी कि 4 पिक्चर उन्होंने बनाया। 4 पिक्चर में से पहला पिक्चर आपके बुक में दिया गया है, तीसरा यानी कि 3 जो पिक्चर रह गया वो आपके बुक में दिया हुआ नहीं है। लेकिन पहले वाले पिक्चर से ही हम लोग बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जरा सुनिए अब ध्यान से क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ दिस सीरीज
shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty। अब समझिए इसको ध्यान से एकदम। पहले प्रिंट में वो दिखाते हैं, वो प्रिंट आपके बुक में है, आपके नज़र के सामने है, उसको देखिए ध्यान से। पहले प्रिंट में फ्रेडरिक सोरियो ये दर्शाते हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग जो है ना, सारे के सारे लोग, चाहे वो मैन हैं, वोमेन हैं, या फिर उनका एज कम है ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है, मतलब यहाँ पे ये है, वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग, मैन वोमेन हर कोई, हर उम्र के लोग जो है ना, एक लंबा सा कतार बना के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपके डायग्राम में जो दिखाया गया, आपके पिक्चर में, उसमें बेसिकली एक महिला दिखाया गया ना। तो यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका के लोग, मैन और वोमेन, हर एक क्लास के, अमीर गरीब, काले गोरे, छोटे बड़े, हर लोग जो है ना, एक लंबे कतार में आगे बढ़ रहे हैं। किधर की ओर? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या है? यहाँ पे एक बेसिकली फीमेल का मूर्ति है बेसिकली, ठीक है, उसके ओर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मतलब कि एक तरीके से उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने अपने आप को वो लोग दर्शाना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है ना, लिबर्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि उनको अब क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, आज़ादी चाहिए। उसके बाद देखिए, अ फीमेल फिगर वाज शोन विद द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। अब समझिए इसको ध्यान से। उस महिला के हाथ में, यदि आप देखेंगे जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में मसाल कहते हैं, है ना। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट दर्शाता ये है कि अब जो है हम लोग अंधेरे से प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी कि दूसरे हाथ में, उस महिला के हाथ में, दूसरे हाथ में जो है वो ये है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन का मतलब है कि उसके हाथ में देखिए एक पर्ची है, दूसरे हाथ में पर्ची है। पर्ची में लिखा हुआ है कि एक मानव जाति का क्या क्या अधिकार होना चाहिए, मतलब कि एक मैन का क्या क्या अधिकार होना चाहिए, वो महिलाएं, यानी कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो वहाँ पे दर्शा रही हैं। तो बेसिकली यदि हम लोग यहाँ पे मोटा मोटी यदि कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर ये लोग सारे आगे के बढ़ रहे हैं। मतलब ये लोग ये दर्शा रहे हैं कि हम लोग जो है ना, एक बुरे सिस्टम से निकल के एक अच्छे सिस्टम की ओर जा रहे हैं। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दोनों हाथों में दो अलग अलग चीज़ें। पहले हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जो ये दर्शा रहा है कि अब जो है सारे लोग अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर आ रहे हैं, यानी कि एक बहुत बुरे कंडीशन को छोड़ के अच्छे कंडीशन की लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा है हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, दूसरे हाथ में ये है कि एक आदमी का अधिकार क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, अभी चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी पूरे यूरोप में कैसा माहौल है? मोनार्की वाला माहौल है। क्या वहाँ पे आदमी को अपना राइट मिलता होगा? नहीं मिलता होगा। लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये दर्शाना चाह रहा है कि देखो भाई, ये पर्ची हमारे हाथ में है, इस पर्ची में सारा का सारा आदमी का राइट लिखा हुआ है। लेकिन ये सारा का सारा राइट आपको तब मिलेगा जब यहाँ पे क्या आएगा? डेमोक्रेसी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institution। और इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे ना, टुकड़ों टुकड़ों में आप देखिए कुछ कुछ बिखरा पड़ा हुआ है ना, नीचे गिरा हुआ है। वो क्या है? बेसिकली वो दिखा रहा है सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ पे समझिए एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिट्राइज्ड एंड रिप्रेसिव। यानी कि यहाँ पे जो नीचे ज़मीन में टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, वो दर्शा रहा है मोनार्कियल गवर्नमेंट को। मतलब कि वो दर्शा रहा है कि मोनार्की वाला सिस्टम अब पूरी तरीके से यूरोप में क्या हो चुका है? टूट चुका है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली लोग क्या चाह रहे हैं? लोग ये चाह रहे हैं कि मोनार्की को तोड़ के, मोनार्की वाले जंजीर को ख़त्म करके आगे बढ़ो अपने डेमोक्रेसी की ओर। इसीलिए यहाँ पे टुकड़े टुकड़ों में जो है आर्टिस्ट ने इस चीज़ को दर्शाया है। जरा सोचो, ये वही चीज़ आर्टिस्ट के द्वारा दर्शाया गया है आपके पिक्चर में, जिन्होंने सपने में देखा था, ठीक है। और चूंकि भाई ये आर्टिस्ट था, तो आर्टिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को पिक्चर के रूप में दर्शा देना।
और जब आर्टिस्ट कोई पिक्चर बनाता है तो भले ही वो पिक्चर सिंपल दिखे लेकिन वो अर्थ बहुत लंबा लंबा बनाता है, यानी कि पिक्चर भले देखने में सिंपल लगे लेकिन उसका जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग होता है उसका। ठीक है। अच्छा, यदि कोई एक आदमी देखेगा, आम आदमी देखेगा कि नीचे में जो टुकड़ा पड़ा हुआ है, कोई भी देखेगा तो बोलेगा ये कंकर पत्थर ये सब लगा हुआ है, किसी का कपड़ा फेंका हुआ है, जूता फेंका हुआ है, वही बोलेगा ना। लेकिन आर्टिस्ट ने कहा कि नहीं, ये जो नीचे टुकड़े टुकड़े आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, वो कपड़ा नहीं है, बेसिकली वो मोनार्कियल सिस्टम को दर्शा रहा है कि अब पूरी तरीके से टूट चुका है, खत्म हो चुका है और लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बात समझ में आया? और यहाँ पे कहा गया है, अच्छा जब मोनार्कियल सिस्टम रहा होगा यूरोप में तो सारा का सारा पावर किसके हाथ में रहा होगा? एक हाथ में रहा होगा, यानी कि राजा के हाथ में। और सेंट्रलाइज्ड का मतलब ही है कि पावर एक हाथ में होना। हाँ, नहीं, मोनार्की में अलग फ़र्क है और डिक्टेटरशिप में अलग फ़र्क है। डिक्टेटरशिप में पूरा का पूरा पावर जो कंट्री का है वो मिलिट्री के हेड के हाथ में रहता है, और मोनार्की सिस्टम में पूरा का पूरा कंट्री का पावर राजा के हाथ में रहता है। तो यहाँ पे मोनार्की सिस्टम में जो है पावर एक हाथ में था, मिलिट्री का सारा पावर भी उसी के हाथ में था। और वो मोनार्की सिस्टम कैसा होता है? रिप्रेसिव होता है, यानी कि लोगों को दबाने वाला होता है, लोगों की आवाज़ों को वो उठने नहीं देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इन सोरियोज यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। देखो, जब मोनार्की सिस्टम यूरोप में था, यानी कि बेसिकली आर्टिस्ट यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, जब मोनार्कियल सिस्टम यूरोप में रहा होगा उस समय पे हर एक जगह के लोग जो है ना एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब ये सोरियो क्या चाह रहे हैं? सोरियो ये चाह रहे हैं कि लोग जो है अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, लेकिन अब वो सब के सब क्या हो जाएं? एकजुट हो जाएं। ठीक है, और उसका जो पहचान है वो किसके थ्रू हो? उसके झंडों के थ्रू हो और उनके कॉस्ट्यूम के थ्रू हो। मतलब यहाँ पे फ्रेडरिक सोरियो ये चाहते हैं कि पूरे यूरोप का जो आदमी है वो सब एकजुट हो जाए और उनको पहचाना किसके थ्रू जाए? उसके फ्लैग के थ्रू पहचाना जाए और उसके कॉस्ट्यूम के थ्रू पहचाना जाए। जैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको, यदि इंडियन प्लेयर किसी कंट्री में जाके खेलते हैं तो हम लोग कैसे पहचान लेते हैं कि वो इंडिया से बिलोंग कर रहा है? उसके कपड़े के ऊपर फ्लैग बना रहा था, इंडियन फ्लैग, तो हम लोग पहचान जाते हैं कि भाई हाँ, इसके कपड़े के ऊपर इंडियन फ्लैग है, मतलब कि इंडिया से बिलोंग कर रहा है ना। तो वही यहाँ पे फ्रेडरिक सोरियो कह रहे हैं कि अब कोई भी लोग अलग अलग नहीं है, सब एकजुट है, बल्कि जो जहाँ पे है उसको किस हिसाब से पहचाना जाएगा? फ्लैग के हिसाब से पहचाना जाएगा, उसके कॉस्ट्यूम के हिसाब से पहचाना जाएगा कि वह कौन से कपड़ा पहन रहा है। लेकिन पहले किस नाम से पहचाना जाता था? राजा के नाम से, कि भाई ये आदमी ना इस राजा के अंडर में रहता है, ये आदमी इस राजा के अंडर में रहता है। लेकिन फ्रेडरिक सोरियो अब वो चीज़ नहीं चाहते। अच्छा, यूटोपियन का मतलब क्या होता है? यूटोपियन का मतलब होता है द विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज टू आइडियल टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसा समाज जो कि बहुत अच्छा है और वैसा समाज बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली सोरियो यानी कि फ्रेडरिक सोरियो क्या चाहते हैं? वो तो ये चाहते हैं ना कि हमारा पूरा यूरोप एक ऐसा सिस्टम को अपनाए जो कि हर तरीके से अच्छा हो, एक आइडियल सोसाइटी हो हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो, फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट सैंड्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। अच्छा, आप इस पिक्चर में देखेंगे ऊपर ना क्राइस्ट है, सैंड्स है, एंजल्स है, वो सब भी इन सारे चीज़ों को ऊपर से देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मतलब यहाँ पे इन सब का जो भगवान है, इन सब के भगवान भी इन सब को ऊपर से देख रहे हैं, इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे आर्टिस्ट का मतलब ब्रेन देखो उनका, कि वो अपने भगवान तक को नहीं छोड़ा, मतलब कि भगवान को भी उन्होंने अपने साथ लेकर चला। उनको लगा कि यदि हम किसी पिक्चर में भगवान को ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपसे ना कोई पेपर नीचे गिर गया है और उसको आप इग्नोर कर दिए, ठीक है, लेकिन यदि उस पेपर के ऊपर भगवान का फोटो बना हुआ है तो क्या आप उसको इग्नोर करेंगे? नहीं, तुरंत उसको उठा के आप प्रणाम करेंगे, है ना। तो वही यहाँ पे फ्रेडरिक सोरियो बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा पिक्चर है, इसमें जो पिक्चर ऊपर हमने जो भगवान दर्शाया है वो इसलिए दर्शाया है ताकि ये लोगों के बीच में और ज़्यादा भावना क्रिएट कर सके, लोगों को अपने आप में कलेक्टिव महसूस करा सके। ठीक है, और दूसरा चीज़, किसी भी काम में यदि आप भगवान के नाम को ऐड कर दें तो वो काम हमारा क्या हो जाता है? एक तरीके से सफल हो जाता है।
है ना, ऐसा मानना था फ्रेडरिक सोरियो का। इसीलिए उन्होंने अपने भगवान को इस डायग्राम में यानी कि इस पिक्चर में उन्होंने दर्शाया है। ठीक है, तो वो इन सारे सीन को देख रहे हैं ऊपर से। उसके बाद दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आर्टिस्ट ने अपने भगवान का यहाँ पे डायग्राम क्यों बनाया, यानी कि उनका पिक्चर क्यों बनाया, इसलिए बनाया ताकि वो हम लोगों के बीच में एक भाईचारे का भावना क्रिएट कर सके। मतलब ये हो गया कि भगवान तो सबका एक ही होगा। हम लोग इंडिया में ना भगवान सबका अलग अलग होता है, लेकिन यूरोप में सबका भगवान लगभग सेम होता है ना। तो वो लोग बेसिकली जेसस क्राइस्ट को पूजते हैं, उनका भगवान वो लोग, मतलब कि उनके लिए भगवान जेसस क्राइस्ट है। तो वो जेसस क्राइस्ट को उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। तो बेसिकली फ्रेडरिक सोरियो जो अपने इस पिक्चर में भगवान जी को दर्शाया है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आदमी के बीच में फ्रेटर्निटी बढ़े, यानी कि भाईचारे का जो भावना है वो बढ़े। भगवान यानी कि हर आदमी अपने आप को जुड़ा हुआ समझे, वो अपने आप को अलग ना समझे एक दूसरे से। तो यहाँ पे ना अब ज़रा समझिए कि आर्टिस्ट का ब्रेन कितना डेवलप है, मतलब कितना वो दूर तक सोच रहा है ना। तो अब यहाँ पे जो भी इस पिक्चर के बारे में लिखा गया है वो बेसिकली फ्रेडरिक सोरियो का क्या है, एक सपना है जो उन्होंने एक पिक्चर के रूप में लोगों को दर्शा दिया। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा यूरोप कुछ इसी प्रकार का होगा, हर आदमी मिलजुल के रहेंगे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होगा, है ना, हर आदमी अपने आप को कनेक्टेड समझेंगे, लोगों के बीच में भाईचारे का भावना होगा। यानी कि बेसिकली फ्रेडरिक सोरियो ये चाहते हैं कि हर आदमी यूरोप का मिलजुल के रहे। लेकिन क्या अभी मिलजुल कर रह रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं रह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे सिस्टम है राजा महाराजा वाला, जो कि सबको अलग अलग बांटे हुए हैं। ठीक है, चलिए, कोई समस्या है तो समझने में, बात समझ में आई है? तो फ्रेडरिक सोरियो के जो पेंटिंग्स है उनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये कुछ 6-7 पॉइंट थे, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा दीदी आपसे पूछे कि फ्रेडरिक सोरियो ने जो ये सब चीज़ दर्शाया है, क्या वो एक्चुअली में उस समय पे एग्जिस्ट करता था? नहीं करता था, बस उनका एक सपना था, उन्होंने जो सपना देखा था उन्होंने बस अपने पिक्चर के रूप में उसको दर्शा दिया, बस। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा सपना था उनका। आगे बढ़ते हैं। अब जब एनसीईआरटी बुक को आप पलट के देखेंगे ना, तो आपको 2 टर्म मिलेगा, और ये 2 टर्म आपको बार बार आगे मिलेगा, बार बार मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इन दोनों टर्म को अभी आप समझ लें, अभी ही समझ लें। पहला है आपका मॉडर्न स्टेट और दूसरा है आपका नेशन स्टेट। समझिए क्या होता है, और ये दोनों का दोनों आपको आगे चल के बार बार मिलेगा, परेशान करेगा, इसलिए आप इसको अभी ही समझ लीजिए। ठीक है, मॉडर्न स्टेट का मतलब क्या होता है? अ मॉडर्न स्टेट इज अ स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। मतलब समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं हम इसको आसान शब्दों में, और वही आपको याद रखना है। जब डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन आप बिल्कुल ये लिख दीजिएगा, यानी कि मॉडर्न स्टेट का यदि डेफिनेशन पूछे तो बिल्कुल आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। लेकिन इसको समझने के लिए समझिए क्या होता है मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट का मतलब होता है वो कंट्री, वो नेशन जिसमें कि सिस्टम चल रहा है मोनार्की वाला। ठीक है, और चूंकि मोनार्की वाला सिस्टम है तो सारा का सारा पावर किसी एक हाथ में होगा, यानी कि राजा के हाथ में होगा। उसी कंट्री को बेसिकली हम लोग कहेंगे मॉडर्न स्टेट। बात समझ में आया? तो मॉडर्न स्टेट का मतलब क्या समझना है आपको? वो कंट्री जिस कंट्री में सिस्टम है कैसा, मोनार्की वाला, और मोनार्की वाला सिस्टम है तो पावर भी एक ही हाथ में होगा, वो भी राजा के हाथ में, उसी को हम लोग कहेंगे बेसिकली मॉडर्न स्टेट। लेकिन जब नेशन स्टेट का बात आएगा तो क्या कहेंगे? अ नेशन स्टेट इज अ स्टेट इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड रूलर्स डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री एंड डिसेंट। समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, डेफिनेशन पूछे तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, लेकिन इसको समझिए। नेशन स्टेट का मतलब होता है वो कंट्री जहाँ पे एग्जिस्ट करता है डेमोक्रेसी, और जहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है, क्या वहाँ पे राजा वाला सिस्टम चलता है? नहीं, वहाँ पे सिस्टम चलता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी वाला सिस्टम चलता है। यानी कि वहाँ पे पावर किसी एक हाथ में नहीं रहता है, बल्कि पावर अलग अलग हाथों में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो उस कंट्री को हम लोग कहेंगे नेशन स्टेट। कोई समस्या? तो यदि एक लाइन में मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बीच में यदि हमको डिफरेंस बताना हो तो हम ये बताएंगे कि मॉडर्न स्टेट क्या होता है, पहले समझिए। मॉडर्न स्टेट का मतलब है वो कंट्री जहाँ पे रूल चल रहा है मोनार्की वाला सिस्टम का, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, और उस कंट्री का सारा पावर जो है एक ही हाथ में है, यानी कि राजा के हाथ में है। तो उस कंट्री को कहेंगे मॉडर्न स्टेट। और नेशन स्टेट का मतलब किसको कहेंगे? वो कंट्री जहाँ पे राजा वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है,
और पावर किसी एक हाथ में नहीं है, बल्कि पावर जो है अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। उस कंट्री को हम लोग कहेंगे नेशन स्टेट। बस यही आपको याद रखना था समझने के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार मिलेगा, आगे परेशान करेगा, इसीलिए हमने सोचा कि पहले आपको यही चीज़ बता दिया जाए। कोई समस्या नहीं होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना सबसे पहला टॉपिक। आपके चैप्टर का पहला टॉपिक है आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये आपके NCERT का सबसे पहला टॉपिक है। यहीं से हमारा जो चैप्टर है वो मेन चैप्टर का पार्ट शुरू होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।